नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में शेयर मार्केट का कैसा रहेगा माहौल, मूड। क्योंकि अगर हमने इस सप्ताह अगर हमने देखा है तो मार्केट में बहुत गिरावट आई है। फ्राइडे को भी गिरावट रही, थर्सडे को भी गिरावट रही। इस गिरावट के पीछे कारण क्या रहा यह भी समझेंगे। और नेक्स्ट वीक किस तरह का माहौल रहने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, इन सब विषय पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे फ़ॉलो करते हैं। जी, आपका हाँ, भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल हाँ, ही लेते हैं और आ जाते हैं। ठीक है जी। और जो दर्शक आपका इंतज़ार करते रहते हैं, तो कम से कम आप उन्हें निराश नहीं करते पिछले कई वर्षों से। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मार्केट में गिरावट इतनी ज़्यादा क्यों आ गई? जबकि ट्रंप ने टैरिफ पे पॉज़ भी लगा दिया एक तरह से, तो गिरावट के पीछे क्या कारण रहा? देखो रविंदर जी, गिरावट के पीछे एक तो अभी जो जून के रिज़ल्ट्स स्टार्ट हुए हैं, जी, ये भी कोई एनकरेजिंग नहीं है। मतलब बढ़िया रिज़ल्ट नहीं आ रहे अभी तक। जी। दूसरा, जो इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट है, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जी। तीसरा, ट्रंप ने जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ब्लैंकेट टैरिफ का अदर कंट्रीज के साथ इंडिकेशन दिया है, अभी 15 से 20% वो लगाएंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंडिकेशन दे रहे हैं कि 200% तक लगा देंगे। ब्राजील और कनाडा से, है नहीं, कनाडा से 35%, ब्राजील से 50% टैरिफ की बात चल रही है नहीं। और ये बहुत बड़ा कारण है। तो अब यदि टैरिफ जो इस रेट पे हम सोच रहे हैं, और तो उससे वहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। हुँ। ग्लोबल सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी। जैसे जो कंट्री चाइना प्लस वन सोच रहे हैं, तो उसकी जगह कई कंट्रीज ले सकती हैं। इंडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, अ, मेक्सिको है नहीं? तो ये 4-5 कंट्री जो हैं, वो इसकी जगह ले सकती है कि भई अल्टरनेटिव प्रोडक्शन कहाँ हो। यूएस में भी प्रोडक्शन जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसा नहीं है कि अभी टैरिफ लगा और कल प्रोडक्शन चालू हो गया। इट विल टेक टाइम। और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट जो है दूसरी इंडस्ट्री की, इतना टैरिफ के बाद ये बहुत बढ़ने वाली है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है पिछले वीक डाउन रहा, और अभी नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही, क्योंकि अब टेक्निकल भी प्ले करना शुरू कर देते हैं। जैसे 25,300 हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ा सपोर्ट है, अब उसको ब्रेक कर दिया। तो हुँ। मतलब उसमें टेक्निकली डेली चार्ट्स के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से ये वीक हो गया। तो अब हम, मतलब ये है कि अगले वीक भी वीक रहने के चांसेस काफ़ी हैं। ये अगले वीक भी हम देख रहे हैं, मतलब क्या 25,000 से हम नीचे देख सकते हैं क्या? इतनी मतलब आपको वीकनेस दिखाई दे रही हाँ, चार्ट पे? 25,000 से नीचे जाने के भी चांसेस हैं। तो मतलब आप कहो तो मैं अपना बता दूँ नहीं, रेंज रेंज। रेंज रेंज पे ठीक है। आता हूँ मैं, है ना? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा-सा, कई बार दर्शक क्या करते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ रेंज पे ही फ़ोकस रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ, वो हाँ, थोड़ा-सा मार्केट को भी समझें कि मार्केट क्यों चढ़ता है, करेक्ट, उतरता करेक्ट। है, बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, एक जो अवेयरनेस की एक हम लोग मुहिम चलाते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो वो भी लोगों को समझ में आए। तो इसमें अब एफआईआईज़ जो हैं, इनका भी क्या नज़रिया हमारी प्रति स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है? देखो, इस वीक के अंदर 4,511 करोड़ की सेलिंग की है, पूरे वीक जी, में, नेट जी, के अंदर। और 8,000 एफपीआई ने, और 8,291 करोड़ की बाइंग हुई है डीआईआई द्वारा, जी। है ना? तो ये अभी अ, इनका हर वीक मूड चेंज हो रहा है। एफपीआई का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया के प्रति ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं। वो जब देखते हैं कि भी तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। और ये अनसर्टेनिटी बहुत खतरनाक है मार्केट के लिए। ट्रेड नेगोशिएशन लंबा चल रहा है। ट्रंप कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। तो मार्केट में, वहाँ की यूएस मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है, और वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है।
तो ये तो जब तक तो यानी स्टेबलाइज कि नहीं होगा। एफआईआईज भी इस वक्त ट्रेडिंग के मूड में है, इन्वेस्टिंग के मूड में नहीं है। एफबीआई देखो लॉन्ग टर्म में तो लो इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट, लेकिन बहुत सारे एफपीआई हैं जो लॉन्ग टर्म भी हैं और जो मोमेंटम भी हैं। जैसे तो वो जो तुरंत ही आज आए और कुछ दिन बाद चाइना में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ बेच दिया और किसी कंट्री में चले गए, तो ये मोमेंटम वाले बहुत सारे एफपीआई हैं, तो उनकी सेलिंग ज़्यादा है। और जो लॉन्ग टर्म है वो तो लेके बैठे हुए हैं। हम्म। और जिस तरह से आपने रिजल्ट्स की बात करी कि भाई जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या कारण दिखाई दे रहा है? देखो रिजल्ट के पीछे तो बहुत सारे कारण होते हैं कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल क्यूज भी बहुत एक बड़ा कारण है नहीं। मान लो आज फार्मा इंडस्ट्री है, 200% टैक्स लग जाता है, तो वहाँ पे जितना एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, तो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, उनकी इंडस्ट्री के रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, तो अभी से ही उसमें करेक्शन आ जाएगा। कॉपर है 50% ट्रम्प बोल रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे कॉपर के ऊपर, तो जी। ये जितनी कॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको अभी से ही समझ में आने लगेगा कि भाई ये तो 50% लग गया तो क्या होगा। और टैरिफ तो और कई इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। अच्छा, फिर अ, इसके सीनरी अल्टरनेटिव वो देखते हैं या प्लांट लगाएं, मतलब अनसर्टेनिटी बन जाती है। तो शेयर मार्केट ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा कोशियस रहते हैं, वो उस इंडस्ट्री से भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो मार्केट में हम्म। डाउन होने का एक ये भी कारण है। और रिजल्ट तो ऐसा है कि रिजल्ट भी बहुत सारी चीज़ों पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, वॉर पीछे रही तो उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन रहा, है नहीं। और बहुत से इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी इंटरेस्ट क्या है, इंडस्ट्री आउटलुक क्या है, डिमांड क्या है, अर्बन डिमांड इम्प्रूव हुई है थोड़ी, तो एफएमजी सेक्टर बेटर हुआ है, पावर सेक्टर अभी भी बेटर चल रहा है इस वीक, है नहीं। आप देखोगे टेलीकॉम डाउन हुआ है 4%, बीएससी आईटी 3% डाउन हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.7% डाउन हुआ है, मेटल, पीएसयू बैंक, एनर्जी, ऑटो, ऑयल एंड गैस सब 2% डाउन हुए हैं। तो एफएमसीजी बढ़ा है और पावर सेक्टर बढ़ा है। एफएमसीजी 2% बढ़ा है और पावर सेक्टर 0.6% बढ़ा है। जी। तो, तो सुभाष जी, एक चीज इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भी बात चल रही है कि भाई 10 साल और 15 साल के व्हीकल इंडिया में बैन होंगे। दिल्ली एनसीआर में तो भी आपने देखा कि एक बार डिसीजन गवर्नमेंट ने पास किया, फिर उसके बाद विड्रॉ फिलहाल के लिए कर लिया। ऐसी कंडीशन में क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल्स की मांग बढ़ेगी, या जो बायर्स है, कंज्यूमर है, वो कतराएगा कि भाई 10 साल या 15 साल के लिए गाड़ी हम क्यों खरीदें, हम कोई दूसरे अल्टरनेट साधन का इस्तेमाल क्यों ना करें? देखो रविंद्र जी, जिनको गाड़ी खरीदनी होती है वो तो गाड़ी खरीदते ही हैं, ठीक है बिल्कुल ना जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब मेजोरिटी 99% लोग वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है। तो जी। यदि ये सारी गाड़ियाँ आउट होती है दिल्ली से, है नहीं, जी। तो जो कि डेट को एक्सटेंड तो कर दिया है, विड्रॉ नहीं किया, जी। तो ये गाड़ियाँ फ्रेश गाड़ियाँ बिकेगी, है ना, नई गाड़ियाँ बिकेगी। और इनमें इंडस्ट्री में भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा और ये गाड़ियाँ बहुत सस्ते रेट के अंदर छोटे गाँव में इन इस तरह के वहाँ पे चली जाएगी। तो लेकिन ये है कि इम्पैक्ट जो यहाँ के कस्टमर हैं वो इम्पैक्ट होंगे और मार्केट में नई गाड़ियों का ऑटोमोबाइल जो सुस्त पड़ा हुआ है, थोड़ा-सा उसमें चार्म आएगा। तो मतलब आपका ये इलेक्ट्रिकल कहना है व्हीकल कि में भाई भी आएगा, सभी गाड़ियों जी, में थोड़ा-थोड़ा चार्म आएगा। तो यानी कि आपका ये कहना है कि इस फैसले से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें थोड़ी-सी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। कंज़्यूमर, अगर मतलब वो ये गाड़ियाँ बिक जाएँगी सारी या बेचनी पड़ जाएँगी, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन क्या इसमें मेरा सवाल ये भी है कि जिन लोगों को अभी ज़रूरत नहीं होती थी, या जो लोग ये कह सकते हैं ना, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे और अपनी चादर से बाहर पैर निकाल कर भी वो गाड़ियाँ खरीद लेते थे, क्या वह भी अब गाड़ियाँ खरीदेंगे? नहीं, वो 2, 4, 5% का वो तो अंतर आएगा।
जैसे जिनकी सैलरी 50,000, 40,000, 60,000, वो गाड़ी पुरानी लेके और काम चलाते थे। तो वो ऐसे लोगों को नई गाड़ी का अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, है नहीं? तो वो कुछ लोग हैं जो अब अफ़ोर्ड नहीं करेंगे, वो स्कूटर पर चले जाएँगे और या फिर अपना बस से या मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, तो पब्लिक कुछ तो फ़र्क ट्रांसपोर्ट का पड़ेगा। इस्तेमाल हाँ, करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी। तो इस तो ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखें, अगर मान लीजिए वो 4-5% जो आपको लग रहा है कि नहीं आते हैं, तो क्या जो नंबर्स हैं गाड़ियों के जो सेलिंग के, वो बढ़ेंगे क्या या नंबर वहीं रहेंगे या घटेंगे? नहीं, डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगा कि 5-10% दिल्ली के अंदर जितनी गाड़ियाँ परचेज़ होती थी, वो है अब वो तो पुरानी गाड़ियाँ जितनी आउट होगी उतने तो रिप्लेस नहीं होगी, लेकिन 25% उसमें से ज़रूर रिप्लेस हो जाएगी। ओके, मान तो लो ये जो हाँ, तो ये मतलब यानी कि अगर ये सेक्टर में बूम आएगा, वो थोड़ी देर के लिए होगा, मोमेंटरी होगा, यानी कि जो लोगों को मजबूरन बेचनी पड़ रही है, वो सिर्फ़ रिफ़िल होगी, ना कि रेगुलर बायर होगा। करेक्ट। मतलब जो गैप है, वो वन टाइम गैप खत्म होगा, फिर तो वो 10-15 साल वाला हर साल ऐसे-ऐसे गाड़ियाँ निकलती रहेगी, ये रूल हुँ। इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ये हर साल इम्प्लीमेंट हो जाता थोड़ा-थोड़ा है। तो गैप जो है इसमें ना इ इ तो इसमें क्या जो ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, उसमें भी हम तेज़ी देख सकते हैं कि दोनों लोग में उधर स्विच करेंगे? हाँ, क्योंकि देखो अब नेक्स्ट 10 ईयर के बाद तो मुझे लगता है पेट्रोल की गाड़ियाँ खत्म हो जाएगी, बहुत कम रहेगी, है नहीं? और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, बैटरी भी सस्ती हो रही है और ये सब में फ़र्क पड़ेगा। तो है नहीं? तो ये सबका इम्पैक्ट रहेगा और गाड़ियाँ जो है हर साल जो 10 से 15 साल जो पेट्रोल की गाड़ी है वो 15 साल तक और जो डीज़ल की है वो 10 साल तक। तो हर साल जो 10-10 साल जिस गाड़ियों की होती रहेगी, वो हर साल थोड़ा-थोड़ा गैप खत्म होता रहेगा, तो वो डिमांड है, वो बनी रहेगी नेक्स्ट 5-10 ईयर तक तो। 5 तो इसका मतलब सुभाष जी कि हम ये भी समझें कि जो ईवी सेक्टर है, तो उसके शेयर्स में हम तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? देखो टू दैट एक्सटेंट तेज़ी रहनी चाहिए, है ना? जितनी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से, लेकिन एनालिसिस में यदि आप निकालोगे तो उसका इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उसका उसके अंदर तेज़ी आ चुकी है। क्योंकि नहीं मतलब मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, इस फैसले से मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से ईवी की शायद डिमांड तेज़ी बढ़ रही आएगी। है, तेज़ी नंबर बढ़ रहे आएगी। हैं। डेफ़िनेटली जब डिमांड बढ़ेगी, जब गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी, नई गाड़ियाँ, तो तेज़ी आएगी, डेफ़िनेटली। तेज़ी आएगी। तो यानी कि सिर्फ़ ईवी सेक्टर वाली कंपनीज़ ही नहीं, जो बैटरी बनाने वाले लोग हैं जो उनको सप्लाई है जो ईवी की गाड़ियों में जितनी भी, तो उन सभी कंपनीज़ में हम तेज़ी उनके करेक्ट, शेयरों में देख ऑटो सकते हैं। पार्ट्स सप्लाई करने वाले, सभी में थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट बेटर होगा। ऑटो सेक्टर के मूवमेंट अंदर ही बेटर मूवमेंट बेटर होगा। जी, तो सुभाष जी अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक की जो हम बात कर रहे थे कि रेंज की, वो क्या रेंज दिखाई देती है? जिस तरह से आपने कहा भई 25,000 से नीचे भी जा सकता है, तो हम नीचे अगर देखते हैं तो कहाँ तक नीचे देखते हैं और ऊपर कहाँ तक देख रहे हैं? तो वो निफ्टी 50 25,150 पे क्लोज़ हुआ था। तो जी, मैं देखता हूँ 24,750 नीचे में और 25,750 ऊपर में, इसके बीच रहना ओके, चाहिए। क्योंकि ओके, 25,800 24,800 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो टेक्निकली 50 पॉइंट तोड़ सकता है, लेकिन फिर वापस आ जाएगा। तो यही हुँ, फीलिंग है कि 1 वीक के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 24,750 और फिर वैसे लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की बनी हुई है, तो इसलिए वो वर्क बहुत करती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लेयर जब भी मेरी सलाह भी यही होगी कि यदि 25,000 से नीचे जाता है, तो आप अच्छे स्टॉक को एक्युमुलेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म जी, के लिए रखिए और बैंक जी, निफ्टी 56,755 पर क्लोज हुआ था और 55,850 से लेके 57,550 इस बार 2,000 की बजाय 1,700 पॉइंट का मैं दे रहा हूँ रेंज, ओके। है ना? तो 55,850 से लेके 57,550 57,550 तक का, तो ये रेंज इसका हो गया और निफ्टी का हाँ हुआ जी, 24,750 से लेके 55 25,750 के 25,750 बीच में। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले सप्ताह के लिए था कि भई 25,300 पे शायद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट उसके बावजूद भी 25,150 मतलब 25,175 पे या 71 पे भी शायद बहुत सपोर्ट था, बट उसके हुँ। ज़्यादा नीचे गया नहीं मार्केट। अब ये है कि आने वाले टाइम में हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स और चेक करने पड़ेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, है नहीं? इन्फ्लेशन का डाटा आना है, इंडिया का भी, यूएस का भी,
है नहीं, इंटरेस्ट रेट कम है ही इंडिया में, तो ये दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स। इन्फ्लेशन जी, कंट्रोल में है, और ये अपना इंटरेस्ट रेट कम है, मॉनसून बेटर है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में जो प्ले करते हैं। और जी, नेगेटिव फैक्टर्स में मैंने जैसे बताया कि टैरिफ का बहुत बड़ा झमेला है, अनसर्टेनिटी इज देयर, क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं आ रहे, है नहीं। जैसे आईटी सेक्टर में टीसीएस का है, तो उसमें गाइडेंस जो है पूरे साल की सही नहीं है। हालांकि 6% बढ़ा है, रेवेन्यू भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी बेटर है एक्सपेक्टेंसी से, लेकिन करेक्शन ज़्यादा हो गई। इतना डाउन नहीं जाना चाहिए टीसीएस जितना डाउन गया है, तो यहाँ पे गुड बाई बनता है देखो तो आप, है नहीं। और बाकी यह है कि निफ्टी 50 जो है पूरे वीक में 311 पॉइंट घटा है, 1.22%। और मतलब 25,150 पे चला गया। तो रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है बिल्कुल, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है। आरएस वोलेटिलिटी इंडेक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी 48 पे आ गया है। तो मतलब मार्केट में अभी फंडामेंटल तो हम कहेंगे स्ट्रोंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन टेक्निकली अभी वीक है मार्केट, इसलिए मार्केट वीक टेक्निकली है। वीक है, तो ये जो टेक्निकली वीक है, ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात हो सकती है? यहाँ एक हफ्ता तो देखना पड़ेगा, हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट्स अभी और आने हैं, कुछ हुँ, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाए, है नहीं? जी। थोड़े से बड़े-बड़े रिजल्ट्स और देख लें, तो हर वीक समझना पड़ेगा। बाकी कौन एफ अभी कौन-सी कंपनीज़ के ऐसे रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं जो मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं, ऊपर या नीचे करने की? देखो रिलायंस के रिजल्ट आने हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी सभी के ही आने हैं, अभी टीसीएस के आए जी। हैं और हुँ, सारी बड़ी कंपनियों के आने हैं। तो अभी तो रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं सही मायने स्टार्ट में। हुए। हाँ, अभी बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5% रिजल्ट भी नहीं आए। हाँ, फिर ठीक है, ब फिर हफ्ता और 2 हफ्ता के भी हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक हाँ, कह रहे हैं। 1 हफ्ता और तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जी, जो लगा है उससे कोई एनकरेजिंग सेंटीमेंट नहीं बनता। एनकरेजिंग सेंटीमेंट नहीं बनते हैं। ठीक है सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा दर्शकों को कहता हूँ धन्यवाद। कि भई जब भी आप इस शो को देखते हैं, तो हम किसी भी तरह को आपको सेल या परचेज़ करने के लिए सलाह नहीं देते हैं। हम ये बताते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह कर सकते हैं। और जब भी आप कोई निवेश करें, कोई ट्रेड करें, तो वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। वो ये इसलिए भी हम ये ज़रूरी हो जाता है शो आपके लिए, क्योंकि जब आप वित्तीय सलाहकार से बात करें, तो उसको भी पता हो कि नहीं, आपके पास पूरी नॉलेज है, तो आपको भी वो कहीं इधर-उधर दाएँ-बाएँ टहला नहीं पाएँ। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।